Hi, welcome to the channel. My name is Vaibhav Kapoor. I scored 651 marks in NEET UG 2021. So this video is about the major problematic subject. Yes, you got it right. Physics, aka Godzilla of all problems. So let's jump right in. तो यार इस पार्ट को लेके जो सबसे मोस्ट कॉमन दिक्कतें हम सबको होती है ना वो कुछ ऐसे हैं. सबसे पहली बात, हमारे पूरे के पूरे कंसेप्ट हिले हुए होते हैं. दूसरी बात, इस कंसेप्ट हिले होने की वजह से हमें कुछ समझ में नहीं आता. तीसरी बात, हमें क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है वही हमें नहीं पता होता. चौथी बात, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. पांचवी बात, हम इस सब्जेक्ट से इतने ज़्यादा डरते हैं ना, हम पहले ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारा ये वीक टॉपिक है और हमने उसको उतना समय नहीं दिया होता है. तो ये जो बहुत कॉमन मिस्टेक है, इसी के अराउंड हमारा पूरा फिजिक्स का जो ट्रॉमा होता है ना वो इधर रिवॉल्व करता है. देखो यार, करना क्या है कि जब भी तुम फिजिक्स करो ना यार, कहीं ना कहीं तुम्हें जो वो रटने वाला माइंडसेट होता है ना उसको तुमको सप्रेस करना पड़ता है. मतलब कि जब भी तुम फिजिक्स करो, अपना वो जो जागरूकता वाला माइंडसेट है ना कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही है, उसको ज़्यादा यूज़ किया करो. तो जब तू ये करने लगे तो तेरे लिए चीज़ें आसान होने लगेगी. तो चलिए एक एक करके जो हमको अभी मैंने जिन दिक्कतों के बारे में बताया उसको एड्रेस करते हैं. सबसे पहली दिक्कत है जो वीक कंसेप्ट वाला पार्ट है ना. तो करना क्या है कि जब भी आप किसी भी चैप्टर की या किसी भी सेक्शन की थ्योरी पढ़े ना, तो उसमें एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाला जो माइंडसेट होता है ना कि मतलब वाई इज दिस हैपनिंग. जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, उसमें पैराबोला बनता है. तो वो क्यों बनता है? ठीक है, पहले इस क्यों को आपको जानना पड़ेगा. और जब वो पता चल गया पैराबोला बनता है, तो देखा ना कि उसकी आर्म या तो x की तरफ होती है या तो y की तरफ होती है. तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में आर्म उसकी किसकी तरफ होती है? y की तरफ. वो क्यों होती है? तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है थ्योरी को. ठीक है, तो जब ऐसे आप मतलब प्रोसीड करने लगोगे ना, तब ये अंडरस्टैंडिंग आपकी धीमे धीमे और स्ट्रांग होती जाएगी. नेक्स्ट दिक्कत पे आगे बढ़ते हैं, बैड अप्रोच. तो हमारा अप्रोच कैसे सही होगा? जब भी, ठीक है, जब भी आप किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो या किसी भी सेक्शन के सॉल्व करने जा रहे हो, ज़रूर से ज़रूर उसके पहले उसकी एक बार थ्योरी ज़रूर रिवाइज कर लीजिए. ठीक है, जो उसमें उस थ्योरी में फॉर्मूलाज हैं, वो कैसे डिराइव हुए हैं, वो पहले देख लीजिए. तो इससे फ़ायदा क्या होगा ना, जब भी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, आपको पता होगा उसको वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे या क्वेश्चन में हो क्या रहा है. तब आप उसको सही ढंग से राइट वे से अप्रोच कर ले जाओगे. ठीक है, तो ये दूसरी चीज़. तो यार हमारी नेक्स्ट दिक्कत है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. तो इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से कुछ बताता हूँ. पहला रीज़न है हमारे कंसेप्ट हिले हुए हैं, तो उसको सही करने का तरीका मैंने आपको बता दिया. दूसरा रीज़न क्या होता है ना, हम चीज़ें रिवाइज नहीं करे हुए होते हैं. ठीक है, मतलब ब्रशअप नहीं किया होता है क्वेश्चन अप्रोच करने से पहले. एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपको एक एक्सेलरेशन की इक्वेशन दी हुई है. ठीक है, वेलोसिटी फाइंड करना है. अब वहाँ बैठ के आप सोच रहे हो कि यार डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी आती है कि इंटीग्रेट करके आती है. तो ये आपका समय खाता है. ठीक है, ये एक हो गई. और एक और रीज़न होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस. और प्रैक्टिस भी वो कैसी? रियल एनवायरनमेंट में, जैसा कि पेपर के अंदर होता है. मैंने आपको फिजिकल केमिस्ट्री वाली वीडियो में बताया था कि आपकी स्पीड और स्किल क्वेश्चन सॉल्व करते समय तभी बढ़ती है ना जब आप एक रियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, जैसा टेस्ट में होता है या नीट के पेपर में होता है. वैसा एनवायरनमेंट अगर आप अपनी प्रैक्टिस में ही कर दोगे ना, तब ये वाला पार्ट आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. ठीक है, सो आवर लास्ट प्रॉब्लम इज फियर ऑफ फिजिक्स. ठीक है, तो हमें डर इसीलिए लगता है किसी भी चीज़ से जब हमको उस चीज़ के बारे में पूरी तरीके से पता नहीं होता. ठीक है, तो यार गिव फिजिक्स रिक्वायर्ड टाइम. मतलब उसको फेस करिए. आपकी जितनी कमियां हैं ना, आपके कंसेप्ट हिले हुए हैं, उसको अलग से लिखिए. ये मेरे को नहीं आती चीज़, आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे, अलग से लिखिए आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं. फिर इन दिक्कतों को अलग से एड्रेस करिए. ठीक है, तो धीमे धीमे अपने अंदर से भी गलतियाँ जब हटाने लगेंगे ना, तो अपने आप ही आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. ये इंसान के लिए ही तो बना हुआ है ना, इट्स नथिंग स्पेशल हियर. जैसे आपको पहले केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी नहीं आती थी, तो आपने इसको सीखा ना जीरो से, वैसे ही सेम फिजिक्स के साथ भी है. उसको रिक्वायर्ड टाइम दीजिए जितना आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी को देते हैं, तो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, अब फाइनली चलिए मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ. ठीक है, जो आपको चीज़ें नहीं करनी है. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आपको ब्लाइंडली किसी भी फॉर्मूला जो है ना वो मगअप नहीं करना है यार. कभी नहीं करना कि आप कोई भी चैप्टर आया उसका फॉर्मूला डायरेक्टली रट लिया, वैल्यूज़ डालने और कर रहे हैं सॉल्व. बहुत दिक्कत आती है इससे पेपर में. ठीक है, आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ उसके पीछे का रीज़न जानना है. ये जब आप कर लेंगे तब रटिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको रीज़न पता होना चाहिए. ठीक है,
दूसरी चीज़ ये है, आपको फिज़िक्स के एनसीईआरटी नहीं इग्नोर करनी है, क्योंकि जो एनसीईआरटी होती है ना फिज़िक्स, इसमें जितना भी थ्योरी पार्ट होता है ना, वो आपके कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे कि बताता हूँ, आप कोई भी चैप्टर खोलेंगे उसमें ब्लैक बुलेट लाइन्स होती हैं, उसको आप पढ़िए, पीछे की समरी होती है, इंटेक्स के क्वेश्चंस होते हैं उनको लगाइए, प्लस साथ ही साथ पॉइंट्स टू पॉन्डर होते हैं, वो लिटरली आपके माइंड को बॉगल करते हैं कि जो चीज़ें आपने पढ़ी है उस चीज़ की आपको क्लैरिटी कितनी है। तो उसको प्लीज़ एनसीईआरटी इग्नोर मत करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जितना पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं उनको टैकल करने में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। सो दिस वॉज इट अबाउट फिजिक्स। इसको आप 1.5x में भी देख सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। एक दो बार वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए कि आपकी गलतियाँ थी वो कैसे क्लियर होगी। एंड थैंक यू फॉर बीइंग इन द वीडियो।